सवाल नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है? There are 64 कोडॉन्स इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, कहने का मतलब अनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकूट होते हैं, सबको पता है। क्योंकि क्यों होते हैं 64 प्रकूट? 64 प्रकूट होने का क्या कारण है? पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि यहाँ जो 64 प्रकूट की बात हो रही है किसकी? जो 64 आपको जेनेटिक कोड का एक टेबल, एक चार्ट बना करके दिया गया था, उसमें 64 कोड हैं, ये तो सही बात है। लेकिन 64 के 64 कोड जो कोडिंग कर रहा है उसमें सिर्फ 61 कोड ऐसा होता है जो कि एमिनो एसिड को कोड करता है। वो भी कितने एमिनो अम्ल को? सिर्फ और सिर्फ 20 एमिनो अम्ल को, है ना। तो चलिए ये बात तो ऊपर ऊपर से पता है। और जितने प्रकूट, जितने कोड्स बनते हैं 64 कोड, कितने के? ट्रिपलेट, 3-3 वाले के, है ना। 3-3 कोड होता है, 3-3 का सेट है कितना? 64। उसमें 61 एमिनो अम्ल को कोड कर रहा है और उसमें 3 जो बच गया वो स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। स्टॉप कोडॉन यानी जो बंद करने की प्रक्रिया, प्रोटीन का संश्लेषण चल रहा है, जब एक ऐसा कोड और ऐसे कितने? 3 कोड, ऐसे तीनों में से कोई भी एक कोड अगर आ जाए इस प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, तो फिर वो किसी भी एमिनो अम्ल को लेकर के नहीं आता, जिससे कि प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि 64 कोड के बारे में ये सब आपको पता है, इसी हिसाब से आपको बताना है कि अनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकूट होते हैं, क्यों होते हैं। जो जेनेटिक कोड आपको बताया गया है उस जेनेटिक कोड में जो 64 जेनेटिक कोड लिखा हुआ है वो 64 के 64 जेनेटिक कोड क्यों है, उसका वजह क्या है। तो वजह का यहाँ ढेर सारा 4 आपको कारण दिया हुआ है, इसमें जो सही कारण आपको लगता है वो बताना है। एक कारण दिया हुआ है, एक कोशिका में 64 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। दूसरा दिया हुआ है इन प्रकूटों में से 44 प्रकूट अर्थहीन, जबकि 20 प्रकूट किसी ना किसी अमीनो अम्ल को कुटित करते हैं। तीसरा दिया हुआ है कुल मिलाकर 64 अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें कुटित करना होता है। या फिर अनुवांशिक कूट त्रिक होता है यानी ट्रिपलेट होता है। अब बात आ रही है यहाँ पे बी और सी की। यहाँ 44 प्रकूट अर्थहीन होता है, ऐसी बात है ही नहीं। यहाँ पे 61 कोड है, जो सबका मतलब है 61 के 61, 64 का 64 का मतलब है, लेकिन 61 जो है वो अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है और 3 जो है वो अंत करने वाला कोड है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको सी में पूछा जा रहा है कुल 64 एमिनो अम्ल को करता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो 64 के 64 एमिनो अम्ल को कोड 20 प्रकार के तो एमिनो अम्ल हैं ही, जिसमें 64 कोड में से सिर्फ 61 कोड एमिनो अम्ल को कोड कर रहा है, 3 कोड तो कोड ही नहीं कर रहा, तो पूरे के पूरे होंगे नहीं। इसमें सिर्फ 61 कोड एमिनो अम्ल को करेगा, 64 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और ये नहीं होगा क्योंकि पहला नंबर होने का कारण इसलिए है कि 64 प्रकार के टीआरएनए नहीं, 45 प्रकार के टीआरएनए होते हैं जो 64 कोड को कोड करता है, ठीक है, ओनली 45। तो ये भी नहीं होगा। इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी ही होगा अनुवांशिक कूट, यानी जो कि त्रिक होता है, ट्रिपलेट 3-3 में बटा होता है, इस वजह से वो 64 बनकर तैयार हो जाता है। ओके, चलिए फिनिश। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा कूट टर्मिनेशन कोडॉन को प्रदर्शित करता है? टर्मिनेशन कोडॉन कहने का मतलब अंत करने वाला कोडॉन। किसको अंत करने वाला कोडॉन? जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। कौन सा कोड आ जाएगा कि ये समाप्त हो जाएगा? ठीक है, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है अंत होना, ठीक है, अंत। इसी को आपको बताया गया है स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो हमें पहले से ही पता है कि टोटल जो 64 कोड होते हैं उसमें 3 कोड ऐसे हैं जो कि क्या होता है? स्टॉप कोडॉन होता है। कौन कौन सा? UAG, UAA एंड UGA, यही है ना कि और दूसरा है कुछ? नो। तो UAG, UAA और UGA ये 3 कोड ऐसे कोड हैं जो कि स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। इसके आने से जो प्रकाश
जो प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है वो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई भी एमिनो अम्ल को लेकर नहीं आता। जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मौजूद हैं वो 20 प्रकार में से किसी भी प्रकार के एमिनो अम्ल को लेकर नहीं आता सिस्टम के अंदर। इसलिए उस प्रोटीन संश्लेषण के दौरान बीच में एक गैप बन जाता है जिसके वजह से बंधन नहीं बनते हैं और वो टर्मिनेट कर जाता है, मीन्स अंत हो जाता है। ठीक है, तो अब जब आपको ये पता लग गया तो आसानी से आप चुन सकते हो कि कौन सा सही जवाब होगा। तो यहाँ पर सीधा सा आपका सवाल था कि स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के ये हैं। तो कौन से हो जाएंगे ऑप्शन में से? ए है UGA, उसके बाद है AUG, उसके बाद है GUA, उसके बाद है GGG। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया, UGA, ये स्टॉप कोडॉन है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या है? बस देखिए, ये पूछा जा रहा है 32 में, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी जब द्विगुणन होता है, DNA से DNA बनने की जब प्रक्रिया चलती है उस दौरान क्या होता है। ठीक है, तो जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं इसी विकल्प में से बताना है आपको। इस विकल्प में से ही चुनना है कि रेप्लिकेशन के दौरान होता क्या है। प्रतिकृति, यानी यहाँ पर DNA से DNA बनने की प्रक्रिया के बारे में जिक्र हो रहा है। तो DNA से DNA बनने के दौरान क्या होगा पूछा जा रहा है। DNA के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक हो जाएंगे, ऐसा होगा, या फिर DNA के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होंगे, या फिर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी DNA की संख्या दुगनी हो जाती है, या फिर DNA की संख्या आधी रह जाती है। क्या आपको जवाब सही लगता है? कौन सा जवाब सही लग रहा है यहाँ पर? द्विगुणन के दौरान, ठीक है, द्विगुणन के दौरान यानी कि प्रतिकृति के दौरान क्या होता है? प्रतिकृति के दौरान क्या होगा? प्रतिकृति के दौरान क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड एक साथ अलग हो जाएगा। DNA के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक हो जाते हैं, अलग अलग से थोड़ी ना अलग होता है। अब दोनों इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड लगा हुआ है, बीच में हेलिकेज एंजाइम जा रहा है, वो धीरे 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 अलग होता जा रहा है। ठीक है, तो दोनों रज्जुक तो धीरे धीरे एक साथ अलग हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि बारी बारी से अलग हो रहा है। अब आपका जवाब था सी, तो सी क्यों नहीं होगा वो भी समझ लीजिए। सी जो है ये पूछा जा रहा है और आपका जो दिया हुआ है जवाब, DNA की संख्या दुगनी हो जाती है। DNA की संख्या दुगनी तब होगी जब आपका ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब द्विगुणन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब एक DNA से 2 DNA बन के 2 गुना DNA हो जाएगा। 1 से 2, अब जितने सारे DNA हैं उतने DNA बन जाएंगे। तो ये तो अंत की प्रक्रिया है ना, लेकिन आपका सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति के समय, उस दौरान क्या होगा? उस दौरान थोड़ी ना डबल 2 DNA बन जाएगा, ऐसा होगा क्या? नो। तो यही चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो DNA से DNA बनने की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? दोनों जो स्ट्रैंड होंगे, दोनों जो उसकी कड़ी होगी, जैसे इस तरीके से DNA आपके पास बना हुआ है, तो DNA के बीच में जो ये नाइट्रोजनी क्षार लगा हुआ है, उस क्षार को हेलिकेज एंजाइम काटेगा। ओके, तो हेलिकेज एंजाइम के काटने से ये स्ट्रैंड भी इधर अलग हो रहा है, ये भी अलग हो रहा है, तो दोनों एक साथ अलग हो रहा है, दोनों की कड़ी। ठीक है, ये भी अलग होता जा रहा है, ये भी अलग होता जा रहा है, एक साथ अलग होता जा रहा है, ये हो रहा है इसके दौरान। और सी अगर बोलते हो तो ये तो जब सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो एक DNA बन गया, दूसरा DNA बन गया, ये तो बाद की बात है। ठीक है, ये जब द्विगुणन प्रक्रिया समाप्त होगी तब। ओके, चलिए, तो आपका जवाब हो गया ए, और ए जो है वो सही जवाब है। दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है DNA के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होते। एक साथ पृथक नहीं तो क्या वो एक बार एक निकलेगा बाद में दूसरा निकलेगा, ऐसी बात तो नहीं है, एक ही साथ दोनों अलग होता है। ओके, अब सी भी क्यों नहीं होगा वो भी बता दी। डी क्यों नहीं होगा? DNA की संख्या आधी रह जाती है।
डीएनए की संख्या आधी नहीं होती। रेप्लिकेशन तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया है, ये पहले से ही पता है कि डीएनए से डीएनए बनते हैं, द्विगुणन हो जाता है, डीएनए से डबल होगा, तो आधा कहाँ से रहेगा, ये थोड़ी ना डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया और सूत्री विभाजन में थोड़ी ना हो रही है जो आधी संख्या हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से ये वाली जो प्रक्रिया चलेगी ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इसलिए जवाब आपका ए हो गया। दोनों एक साथ रज्जुक यानी स्ट्रैंड अलग होंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है? 33 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड रिप्रेजेंट्स। क्या बोला जा रहा है? लीडिंग रज्जु तथा लैगिंग रज्जु के रूप में डीएनए के नव संश्लेषित रज्जुओं का निर्माण निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ठीक है, पहली बात तो ये समझ लेना है आपको कि यहाँ पे मुख्य जो शब्द है वो लीडिंग और लैगिंग है। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता है जैसे कि ये डीएनए से डीएनए बनने के दौरान यानी द्विगुणन होने के दौरान ये क्या होता है, दोनों कड़ी अलग हो जाती है। ठीक है, तो दोनों कड़ी जब अलग होती है तो एक कड़ी आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है और एक कड़ी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है। दोनों कड़ी जब अलग होती है तो दोनों कड़ी के साथ नई कड़ी का निर्माण होता है, उसी को नव संश्लेषित कड़ी बोलेंगे, नव संश्लेषित रज्जु बोलेंगे। ठीक है, नई कड़ी, तो नई कड़ी जब दोनों के साथ निर्मित होगी तो एक कड़ी के साथ जो निर्मित होगी ना वो लगातार वो कड़ी बनती चली जाती है, पर दूसरे साइड में वो कड़ी छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बनती है। ठीक है, तो अब बात आती है जिधर टुकड़े टुकड़े में बनती है उस वाले स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, और जो लगातार जिधर बन रही है उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब जिधर लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ टुकड़े टुकड़े में बन रही है देख रहे हो, तो इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, डिसकंटिन्यू मतलब जो लगातार नहीं है। तो ये लगातार नहीं है और ये लगातार है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका सवाल है कि आपको इस हिसाब से पूछा जा रहा है ये ऑप्शन दे करके कि क्या सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए सही जवाब के लिए क्या आपके पास विकल्प है। अर्ध सतत प्रतिकृति तथा असतत प्रकृति, यानी कि सेमी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, क्या ऐसा होगा? या फिर डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन यानी कि असतत प्रतिकृति तथा अर्ध सतत प्रतिकृति। अब ये क्या है सब मैं समझाऊंगी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगला क्या पूछा जा रहा है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, सतत प्रतिकृति तथा असतत प्रतिकृति, या फिर डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, असतत प्रतिकृति तथा सतत प्रतिकृति। ये पलट करके दिया हुआ है, दोनों एक ही जैसा है, पर पहले कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, या फिर डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंटिन्यूअस, या फिर सेमी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो पहली बात तो बोलोगे कि एक तरफ तो डिसकंटिन्यूअस है और एक तरफ कंटिन्यूअस है, तो ये मुख्य तौर पे तो दो शब्द आपके मिल गए। यहाँ सेमी कंटिन्यूअस कुछ हो ही नहीं रहा है, बात समझ में आ रही है? सेमी कंटिन्यूअस आधी आधी कंटिन्यूअस है ऐसी भी बात नहीं है, या तो कंटिन्यूअस या तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये दोनों जो जवाब है आपका ए और बी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेमी कंटिन्यूअस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा। अब होना है सी या डी में से। अब सी या डी दोनों तो एक ही समान है, लेकिन खाली एक शब्द आगे पीछे का खेल है। तो यहाँ पर क्या अब लगता है कि सी होगा या डी होगा? यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमेशा यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनती है डीएनए की स्ट्रैंड, इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बन रही है। तो हमेशा जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो उस स्ट्रैंड से जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है, ठीक है, और लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि आपका सवाल ही वही है, लीडिंग टू लैगिंग स्ट्रैंड रिप्रेजेंट्स, तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कंटिन्यूअस को। लैगिंग स्ट्रैंड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिसकंटिन्यूअस को। तो पहला लीडिंग है बाद में लैगिंग है,
समझ में आ रही है बात? तो हम पहले लीडिंग को पकड़ेंगे ना, क्योंकि हमारा सवाल ही वही है, पहला लीडिंग स्ट्रैंड बाद में लैगिंग स्ट्रैंड। तो पहला लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूस हो रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इसलिए आपका जवाब सी हो गया और सी एक सही जवाब है। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर सवाल में देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है। 34 में पूछा जा रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। क्या बोला जा रहा है? परागकणों का किसी पौधे के पुंकेसर से किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना। ये तो सबको पता है कि एक पुष्प है आपके पास और दूसरा पुष्प है, और उसमें से इसका परागकण अगर इस पर आ गया तो इसको हम लोग परागण कहते हैं, सबको पता है, ठीक है, उसको परागण कहेंगे, इस प्रक्रिया को सबको पता है। लेकिन आपका सवाल यहाँ क्या है कि यहाँ एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है और इसका परागकण दूसरे पे जाएगा, तो इस तरह के परागण को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो आपको पहले से ही पता है, क्लास में भी बताई थी कि अगर आपके पास एक पौधा है, एक दूसरा पौधा है, इसमें भी फूल हैं, इसमें कई फूल हैं। अब एक पौधा है तो एक ही फूल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कई सारे फूल हैं, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर पौधा, दो अलग अलग भिन्न भिन्न पौधा है। अगर आपका इसी पुष्प के इसी के वर्तिकाग्र पर आ जाए, यानी इसका परागकण इसी पे आ जाए, तो इसके लिए क्या शब्द दिया गया था? ऑटोगैमी। ठीक है, इसी पादप के दूसरे पुष्प पे चला जाए तो क्या शब्द दिया गया था? वेरी गुड, गेटेनोगैमी। अब बात आती है, यहाँ आपका सवाल इसमें से कुछ भी नहीं है, सवाल क्या है? इसका परागकण इसके पौधे पे चला गया, दूसरे पौधे पे चला गया, ठीक है, तब इसके लिए क्या शब्द दिया गया है? जेनोगैमी। ठीक है, जेनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपका ऑप्शन, आपका विकल्प क्या दिया हुआ है वो देखा जाए। विकल्प दिया हुआ है ऑटोगैमी, पहला वाला क्या है? गेटेनोगैमी यानी सजात पुष्पी परागण, इसको कह रहे हैं एक ही पौधा पर दूसरा पुष्प, तो ये हो गया सजात पुष्पी परागण। ऑटोगैमी एक ही पौधा एक ही पुष्प के बीच में होना, वो हो गया 100 युग्मन परागण, ऑटोगैमी। जीनोगैमी क्या हो गया? पर निषेचन यानी क्रॉस पॉलिनेशन, एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचना, इसका परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वो हो गया जीनोगैमी। और तीसरा है निषेचन। ये पूरी प्रक्रिया निषेचन तो है ही नहीं, पहली बात, निषेचन तो तब कहेंगे ना जब नर युग्मक जा करके अंडाणु से मिले, तो निषेचन की प्रक्रिया तो ये है ही नहीं। आपको यहाँ सिर्फ स्थानांतरण पूछा रहा है, जिसको परागण कहते हैं। अब ये परागण हो सकता है चाहे ऑटोगैमी, गेटेनोगैमी या जीनोगैमी। तो कैसे परागण हो जाएंगे? वेरी गुड। तो इतना बताने के बाद आपको तो सब पता ही है, बताने से पहले भी आपको पता था क्योंकि आप सब नोट्स में पढ़ चुके हो क्लासेस में। देन ऑप्शन सी जीनोगैमी इज द राइट आंसर। पर निषेचन होंगे एक पादप से दूसरे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट प्लांट। ओके, दूसरा, एक पादप से दूसरे पादप के बीच अगर परागकण परागित होता है वर्तिकाग्र पे जाकर, तो वैसे परागण को जीनोगैमी कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। अब 35 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपको? 35 नंबर सवाल में है अ फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के तैयार फल, बिना निषेचन के ही तैयार हो गया। जब भी हमें पता है कि जो भी पुष्प निषेचित होगा और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश है, जो अंडक है, वो विकसित होकर बीज बनाता है और पूरा का पूरा अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो जो वहाँ पर ओव्यूल यानी अंडक है वो निषेचित होगा, तभी जाके बीज का निर्माण होगा और पूरा का पूरा तब अंडाशय विकसित होकर के फल बन जाएगा और इस तरीके से फल के भीतर बीज का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अंडाशय हैं जो कि निषेचन हुआ भी नहीं, यानी बीज उसके अंदर निर्मित हुआ भी नहीं और वो विकसित होकर के फल बन गया। तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहेंगे? इस प्रकार से बने
फल को क्या बोलेंगे जो बिना निषेचन के ही विकसित हो गया। जैसे कि उदाहरण में आपको बताया गया था केला। केला के अंदर इसलिए बीज नहीं होता, और अगर केला के अंदर उपस्थित काले काले दाने के बारे में बात करते हो तो वो काला दाना बीज नहीं है। बीज उसको कहेंगे जिसके अंदर प्रांकुर उपस्थित हो, ठीक है। और प्रांकुर तभी निर्मित होगा जब वो निषेचित होगा, ठीक है। और वो प्रांकुर रहेगा बीज के अंदर, तभी उससे नए पादप का निर्माण होगा। केला के अंदर जो काला काला दाना देखते हो, अगर उसको रोपोगे तो उससे थोड़ी ना केला का पौधा आने वाला है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह के बीज जो निषेचित नहीं है तो उसके अंदर प्रांकुर नहीं है, प्रांकुर नहीं है तो वो बीज से नया पौधा भी निर्मित नहीं होगा, ठीक है। तो बिना निषेचन के इस तरीके से हो जाता है, तो उस प्रकार के फल को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए है अनिषेक जनित फल यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। असंग जनित फल यानी एपोमिक्टिक फ्रूट, या आभासी फल फॉल्स फ्रूट, या वास्तविक फल सत्य फल ट्रू फ्रूट। क्या हो जाएगा सही जवाब? वेरी गुड, सबको पहले से पता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो बिना निषेचन के ही विकसित हो जाए अंडाशय और फल में परिवर्तित हो जाए, जिसके अंदर बीज नहीं रहता, बीज नहीं बनता है, उस प्रकार के फल को हम लोग अनिषेक जनित फल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ओके, आज आपका सेट 2 भी खत्म हो